लूमिंग, इस बार देखते हैं तुम कहां भागते हो। जल्दी से उसे रोको। वो वांग जिंग 8 मैं बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। यही है लूमिंग। आप जिस वुवांग गुप्त खजाने की तलाश में हैं, क्या वास्तव में इस कचरे के पास हो सकता है? उसके पिता लू यूटियन को हमने कई सालों से कैद कर रखा है, फिर भी वुवांग के गुप्त खजाने के बारे में बताने से इनकार करते हैं। अब गुरुदेव, आपकी आत्मा का प्रतिबिंब यहां आया है, केवल इसकी पुष्टि करने के लिए कि क्या खजाना वास्तव में उसके बेटे के पास है। पिताजी, आप लोग वास्तव में कौन हैं? आप लोगों ने मेरे पिता का क्या किया? मौत सामने खड़ी है, फिर भी इतनी बकवास करते हो। वो उसके पास नहीं है। जाओ और लू यूटियन का मुंह खुलवाना जारी रखो। ये गुरुदेव हैं। जाने की अनुमति नहीं है। मेरे पिता आखिर हैं कहाँ? तुम लोगों ने उनका क्या किया? लड़के, तेरे पिता शिफॉन तलवार गुट की तहखाने में बिल्कुल ठीक हैं। जब मैं उस गुप्त खजाने को पालूंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। सीधे उसे मार दो, यह उसके लिए बहुत आसान होगा। बेहतर है उसके रक्त और कौशल को नष्ट कर दो, उसे जीवित छोड़ दो। शायद लू इम्तियान को धमकाने के काम आए। हाँ, यह सही है। बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। हाँ। दुआन मुलिन, तुमने शिफॉन्ग जियान पाई से साठगांठ कर ली, अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाया। तुम मुझसे मुकाबला करने लायक भी हो जुवान्योन जियान पाई के प्रमुख शिष्य की पदवी के लिए। तुम्हें जीने की चाह नहीं है। अभी मैं तेरी नसें खोद कर रख दूंगा। लूमिंग, आज से अब तो आराम से एक निकम्मा बनकर रहे। मेरे स्वामी लूमिंग। मेरे स्वामी लूमिंग। रानी, लूमिंग उस निकम्मे को ढूंढ कर लाओ मेरे सामने। मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत। मैं देखना चाहता हूं लूमिंग, आखिर अंदर क्या कर रहा है। ये बेकार आदमी यहां है। ये बेकार आदमी यहां है। आखिर मेरा खून फिर से जाग उठा। सोचा नहीं था। पिता के दिए हुए जैड पेंडेंट के अंदर एक सर्वोच्च दिव्य मंदिर है, 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं न केवल जीवित हूं, बल्कि और भी शक्तिशाली बन गया हूं। दिव्य शैली, अग्निभाला कौशल। मैंने 1 महीने तक अभ्यास किया। केवल एक अंतिम रहस्य शेष है। बाहर चंद्रमा पहरा दे रही है। मैं अभ्यास पूरा करके ही बाहर जाऊंगा। झुलसा हुआ कैंडी, फ्लेम पैटर्न स्पेयर, ब्लेजिंग स्पेयर फाइनल, पहली स्टाइल फायर डांस।
दूसरी स्टाइल आमा ब्रेक, तीसरी स्टाइल मून स्वीप, माउंटेन क्रश, अंतिम कौशल विस्फोट और विनाश। जब तक तुम आज मेरे शरीर पर से नहीं गुजरते, नहीं तो तुम एक कदम भी अंदर नहीं जा सकते। छोटी कीयुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? दुआन मुलिन, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं जाकर संप्रमुख को बता दूंगी। प्यारी, सच में पता नहीं क्या कहूं। मैं हूं दुआन मुलिन। कितनी ही औरतें मुझे पाना चाहती हैं पर नहीं पा सकती। तू तो बस उस कुएं लूमिंग के पीछे पड़ी रहती है। तुम लूमिंग भैया के बराबरी के लायक भी नहीं हो, बेशर्म चीज। अच्छा, तो आज मैं यहीं तुझे लेता हूं। उसे पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हार मान लो, मुझे छोड़ दो। मेरे दुआनु परिवार के नाम की शक्ति से तुम्हें कौन बचाने आएगा? लूमिंग भैया, मुझे बचाओ। दरिंदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिड़ियों को परेशान करने की? अपनी जान दे दो। लूमिंग, महान योद्धा तीसरे स्तर का। तुम्हारी रक्त शक्ति तो नष्ट हो चुकी थी, तुम अभ्यास कैसे कर सकते हो? योद्धा सम्राट का गुप्त खजाना वास्तव में तुम्हारे पास है। लूमिंग, समझदार हो तो वो भगवान का गुप्त खजाना निकाल कर दे दो। मैं पहले से ही छठे स्तर का महान योद्धा हूं, मेरी तलवार तुम्हारी जान ले सकती है। दुआन मुलिन, तुमने कियुए का अपमान किया। तुम्हारा और शिफॉन तलवार संप्रदाय का कर्ज, आज मैं तुमसे ही इसकी शुरुआत करूंगा। दुआन मुलिन, तुम सच में एक नीच इंसान हो। रक्त शक्ति वापस आ गई तो क्या हुआ? निकम्मा आदमी आखिरकार निकम्मा ही रहता है। क्यों? ये कैसे संभव है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो रही है, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। दुआन मुलिन, मैंने कहा था, मैं तुमसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। महज तीसरी स्तर का योद्धा, तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? तुमने बहुत मेहनत की। दुआनु लिन मर चुका है। दुआनु परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लू मिंग भैया, भाग जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। दुआनु लिन के शरीर में टोंग लिंग पत्थर है। दुआनु पोजुन अवश्य आएगा। कौन है? मेरे बेटे को किसने मारा? चलो गुरु को ढूंढते हैं, वो निश्चित हमारी मदद करेगी। तुम मरने लायक हो। बंधन शुरू करो। हनाई कुनुन सरनी सक्रिय हो गई है। जल्दी भागो। भैया लूमिंग, भैया लूमिंग, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। भैया लूमिंग, उसे छोड़ दो। भैया लूमिंग, लूमिंग भैया, तुम लोग उसे छोड़ दो। यह जुबानियां तलवार संप्रदाय है। संप्रदाय के नियम, निजी तौर पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सब कुछ प्रमुख और वरिष्ठों के फैसले का इंतजार करेगा। न्याय विभाग ही नियम है, हर बात प्रमुख से पूछी जाएगी। फिर हमारे कानून प्रवर्तन विभाग की क्या आवश्यकता है? तुम एक कचरे की तरह मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे करते हो? भले ही तुम्हारी 100 नीच जाने हो, वे भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। ये तो स्पष्ट है कि दुआनुले ने शिफॉन तलवार संप्रदाय से सांठगांठ की थी, मेरी क्षमताओं को नष्ट कर दिया और क्यों यूए का अपमान किया, यहां तक कि हमें मारने का प्रयास भी किया। मैं शिफॉन तलवार संप्रदाय से हूं। यह सूर्य साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है। अपनी क्षमता नष्ट नहीं करवाना चाहते तो तुम्हारी औकात ही क्या है? निगम में मेरे बेटे ने तुम्हें मारा भी तो क्या? मेरे बेटे को मारने की हिम्मत,
यह अपराध अत्यंत घोर है। यह अपराध अत्यंत घोर है। तुम्हारे कहने का मतलब, तो मुझे मरना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा परिवार तुम्हें मार डालेगा। बस यही मौत का इंतजार करो। बकवास बंद करो, बूढ़े खलनायक। इतनी उम्र कुत्ते की तरह जी ली। मैं तुम्हारी खाल नोच डालूंगा अपने पुत्र लिन की स्मृति में। गुरु मुलान। मुलान। लू मिंग ने अपने ही संप्रदाय के बुजुर्गों का कत्लेआम किया। यह घोर अपराध है। क्या तुम उसका साथ दोगे? मुझे विश्वास है कि लू मिंग ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पहले कारण जान लेते हैं। मुझे कारण से क्या लेना देना। आज उसे अवश्य मरना होगा। रुको। संप्रदाय प्रमुख, तुम सही समय पर आए। लू मिंग उस प्यारे ने मेरे बेटे की हत्या की है। इतना विद्रोही और पागल व्यक्ति। मुझे स्वयं उसे मारने दो। दुआनु पोजुन, तुम यहां बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। मैं कहता हूं पहले कारण स्पष्ट करो, फिर बात करेंगे। लू मिंग ने अपने साथी की हत्या की। उसका अपराध बहुत बड़ा है। मौत भी उसके अपराधों का प्रायश्चित नहीं कर सकती। साफ तौर पर दुआनु ने पहले मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और दुआनु लिन ने ही पहले लू मिंग भैया को मारने की कोशिश की। एक पीली बालों वाली लड़की की बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? दुआनु लिन हर जगह लू मिंग को दबाता है, और क्यों यू ए को भी सताता है। उसका बदमाशी भरा व्यवहार सभी ने देखा है। कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जुबानी दावा है। लेकिन अब भाले की नोक पर खून का सबूत स्पष्ट है। बिना कारण हत्या करना। लू मिंग, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए तुम्हें बहाने की क्या कमी है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नरक में जाओ और लिनेर के प्रायश्चित करो। हमला करो। लू मिंग, दुआनु पोजुन, तुम रुको। अगर हत्या का बदला हत्या से लिया जाए, तो मैं अपनी किए की जिम्मेदारी खुद लूंगा। तुम छियुई और मेरे परिवार को बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा लिनेर तो 100 साल में एक बार जन्म लेने वाला प्रतिभाशाली है। तुम्हारी 100 जाने भी इसकी भरपाई नहीं कर सकती। दुआनु पोजुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संघ के नियमों को अनदेखा करने की? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? मुलान, मैं आम दिनों में तुम्हारा सम्मान करता हूं। तुम्हें मुलान वरिष्ठ कहकर बुलाता हूं। अगर सम्मान न दूं, तो तुम एक रद्दी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालात को समझने वाला ही बुद्धिमान होता है। मुलान वरिष्ठ, तुम एक बेकार शिष्य के लिए ऐसा कर रहे हो। दुआनु परिवार का अपमान करना। तुम्हारा श्रीनिवान तलवार संप्रदाय सहन कर सकता है क्या? आज लू मिंग की जान मैं लेकर रहूंगा। मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे। प्रधान लिन, तुम्हारा क्या मतलब है? तेरे बेटे दुआनु लिन ने मेरी शिष्या क्यूयुए को पहले अपमानित किया था। लू मिंग ने सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए ऐसा किया। उसके पास कोई और चारा नहीं था। संप्रदाय प्रमुख, तुम लू मिंग को बचाने पर ही तुले हो, है ना? हमारे दुआनु परिवार के पीछे कौन है? संप्रदाय प्रमुख, आपको यह पता होना चाहिए। दुआनु परिवार के मुखिया, क्या सच में मामले को इतनी दूर तक खींचना जरूरी है? क्या तभी चैन मिलेगा? मरने वाले तो हमारे दुआनु परिवार के थे। वो मेरा अपना बेटा है। आज किसी की हिम्मत है कि लू मिंग को बचाए, मैं उसे भी कब्र में दफन कर दूंगा। संप्रदाय प्रमुख, लू मिंग ने कुछ गलत नहीं किया। मुझे उस पर विश्वास है। गुरुजी, आप निश्चित ही उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। सही कहा ना? अभी दुआनु परिवार और शिफॉन तलवार संप्रदाय के बीच संबंध हैं। अगर सीधे टकराव हुआ, तो संभवतः अकादमी के शिष्यों की सुरक्षा प्रभावित होगी। मैं प्रधान हूं। मैं केवल लू मिंग के कारण ऐसा नहीं कर सकता, और पूरी जुबान ने तलवार संप्रदाय को ध्यान में नहीं रखा। देखा क्या? संप्रदाय प्रमुख, हम आपको बुरे काम करने की अनुमति नहीं देंगे। बुरे काम करने की बात करो। पूरे संप्रदाय में दुआनु परिवार से बेहतर कौन है? मौत को बुलाना। मैं अपने गुरु को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन लू मिंग भैया ने जो कहा वो सच है। आज अगर तुम लू मिंग भैया को चोट पहुंचाना चाहते हो, तो पहले मेरी लाश पर से गुजरो। क्यों? लू मिंग, तुमने कहा था तुम जान दे दोगे। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं, पर केवल तुम्हें मारना काफी नहीं है। मैं तुम्हारे पूरे लू परिवार का सफाया कर दूंगा। दुआनु बूढ़े दरिंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं किस चीज से डरूं? पहले तेरे हाथ पैर काट डालूंगा। तुझे एक नपुंसक बना दूंगा। तुझे तहखाने की कोठरी में डाल दूंगा। तेरा 10-20 साल तक उत्पीड़न करूंगा। फिर
तेरी कीड़ियों को भी छीनकर अपने दुआनू परिवार में ले आऊंगा। हर रोज अपमान मैं तुम्हें सुनकर देखने दूंगा। दुष्ट दुआनू, आज मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें नरक में ले जाऊंगा। हाँ नहीं, ड्रैगन ट्रैप फॉर्मेशन वोजो के महारथी भी नहीं छूट सकते। स्वर्गीय स्तर का जादू, स्वर्गीय स्तर की रणनीति की शक्ति, सभी वरिष्ठों की कुल शक्ति का संयोजन। लूमिंग, तुमने अकेले ही इस रणनीति को तोड़ दिया। इस लड़के ने इतनी तेजी से प्रगति की है, उसे तुरंत मारना होगा। लूमिंग, कितने शक्तिशाली प्रहार है। एक और प्रहार, शायद मौत निश्चित है। बाईलान हवा बनती है, कोमल और कठोर दोनों का मेल। ये गैंग हुआ बंदूक मंत्र है। हवा की शक्ति, गैंग हुआ बंदूक मंत्र। आग हवा की शक्ति लेती है, हवा आग की शक्ति बढ़ाती है। तुम्हारा रक्त उबल रहा है। फिर क्या हुआ? मैं तो मार्शल किंगडम की तीसरी परत में हूं। तुम और मेरे बीच एक नहीं कई खाइयां हैं। अपनी औकात नहीं पता, सावधान। भैया लूमिंग, हवा ने आग को शक्ति चुराने में मदद की। हवा ने आग को शक्ति चुराने में मदद की। लूमिंग, अभी झड़प के क्षण में मेरी आध्यात्मिक शक्ति मानो निगल ली गई। लूमिंग, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। लगता है कि शक्ति का अंतर जितना बड़ा होगा, आत्मा भक्षण का प्रभाव उतना ही कमजोर होगा। गुरुजी, कृपया लूमिंग भैया को बचाओ। क्यों यूं तुम बुरी तरह घायल हो? मैं तुम्हें इलाज के लिए भेजूंगा। नहीं गुरुजी, अगर तुमने लूमिंग भैया को नहीं बचाया तो क्यों यूं इलाज नहीं कराएगी? यह वार वो जोंग स्तर का भी बिना चोट खाए नहीं रह सकता। यह लड़का सिर्फ गंभीर रूप से घायल है, और इतनी छोटी उम्र में तुमने आग और हवा दोनों की शक्ति समझ ली। बस करो। मास्टर लिन, लू मिंग के पास उचित कारण थे। उसकी गलती मौत की सजा के लायक नहीं है। क्या तुम मेरे परिवार द्वानमू के खिलाफ जा रहे हो? यह मेरी जुआनयुआन तलवार संप्रदाय के नेता के रूप में अंतिम सीमा है। लिंजुई फिर से सफल हुई है। अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो तो इसे संप्रदाय से निकाल दो, इसकी क्षमताओं को नष्ट कर दो। मुखिया लूमिंग बिल्कुल गलत नहीं है। यह सजा बहुत कठोर है, कृपया दोबारा सोचो।
लूमिंग। नियमों की अवहेलना करना, अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाना। इसी क्षण से संप्रदाय से निष्कासित। यह बुरा आदमी नहीं था, उसकी शक्ति छीन लेना भी ठीक है। जुबानियों तलवार संप्रदाय की सुरक्षा के बिना उसे मारना आसान होगा। मैं लूमिंग। मैंने जुबानियों तलवार संप्रदाय के लिए अपना सब कुछ दिया। अंत में मेरी यही दशा हुई। मुझे संप्रदाय से निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं। मैं स्वेच्छा से जुबानियों तलवार संप्रदाय छोड़ रहा हूं। और दुआनु लिन की बात करें, उसने मेरी कुल शक्ति नष्ट कर दी और मेरे परिवार का अपमान किया। यह अपराध क्षमा के बाहर है। लूमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मत सोचो कि तुम शुन्योन तलवार संप्रदाय से अलग हो गए तो यह मामला खत्म हो गया। बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। दुआनु परिवार ने जो कुछ किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम मेरी जान चाहते हो खुद ही लेने आओ। यह मेरे पिता की तलवार है। बिल्कुल सही। तुम्हारे पिता को उस साल एक दुर्घटना में एक गुप्त स्थान में प्रवेश मिला, इस तलवार को प्राप्त किया और तुम्हारा यह जैड पेंडेंट भी। शिफोंग तलवार संप्रदाय ने तुम्हारे पिता को पहचान लिया। वो हुआन की गुप्त संपदा मिल गई है। तुरंत उसे पकड़ने के लिए लोग भेज दिए। क्या सर्वोच्च देव मंदिर ही वो हुआन की गुप्त संपदा है? क्यों वुयांग, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। वो हुआन की गुप्त संपदा ने मुझे अपना स्वामी मान लिया है। तुम्हारे पिता को कई सालों से कैद रखा गया है। अभी भी जीवित है या नहीं पता नहीं। बेटी, शिफोंग जियानपाई ने मेरी कुल क्षमता नष्ट कर दी, मेरे पिता को कैद कर लिया। मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। मेरे पिता को छुड़ाऊंगी। शिफोंग जियानपाई आज की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट संस्था है। यहां तक कि शाही परिवार भी उनकी शक्ति के आगे झुकता है। अभी जाना तो मौत को दावत देना है। बेटी तू चिंता मत कर, मैं जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। लूमिंग, लूमिंग, तुम जियाननेक्सिक डियान में शामिल होने पर विचार कर सकते हो। क्या यह जियाननेक्सिक डियान एक साम्राज्य संप्रदाय है? जियाननेक्सिक डियान सीधे साम्राज्य के शाही परिवार के अधीन है। यह एक संप्रदाय नहीं है। उसका उद्देश्य है सिर्फ प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना ताकि शिफोंग जियान पार्टी को संतुलित किया जा सके। इसलिए संसाधन और पृष्ठभूमि दोनों ही शीर्ष स्तर के हैं। इसके अलावा उन्नत गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश का मौका भी मिलता है, सामग्री और अवसर प्राप्त करने के लिए। मतलब शाही परिवार से संपर्क का भी शायद अवसर मिल सकता है। बिल्कुल सही। गुरु जी को सूचना दें, लू मिंग वंश से जा चुका है। लगता है वो सूर्य नगरी जा रहा है। मिंग की हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? मैं अभी शैडो वुल्फ हत्यारों को लेकर आता हूं। लू मिंग का सिर कलम करूंगा। अपने बेटे लिन के बदले का बदला लूंगा। मेरी रहस्यमय रक्त शक्ति न केवल स्वयं को ठीक कर सकती है बल्कि मुझे आत्मा भक्षण की शक्ति भी प्रदान कर दी है। मुझे दुआनु लाओजी का आभारी होना चाहिए जिन्होंने मुझे महान मार्शल के चौथे स्तर तक सफलतापूर्वक सीमा पार करने में मदद की। लूमिंग,
सूर्य साम्राज्य का प्रथम हत्यारा संगठन शेडो फ्यूरी टावर सभी छठे स्तर के महान मार्शल से ऊपर हैं और 3 सातवें स्तर के महान मार्शल भी हैं। अब डरना बहुत देर हो चुकी है। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं लौटने दूंगा। डुआनू परिवार के मुखिया ने मुझे मारने के लिए बड़ी मेहनत की है। अपनी आंखों से तुम्हें टुकड़े टुकड़े होते नहीं देखूंगा। अपनी आंखों से तुम्हारा अंत होते नहीं देखूंगा। अपनी आंखों से तुम्हें टुकड़े टुकड़े होते नहीं देखूंगा। तब भी मेरे दिल का दर्द शांत नहीं होगा। इस लड़के में फुर्ती तो है, लेकिन तुम्हारी शक्ति हमसे बहुत कम है। तुम हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं हो। चाहे कितनी भी जान बचाने की कोशिश करो, आज तुम्हारी मौत तय है। लू जिया क्यूयू और तुम्हारी बूढ़ी मां सब तुम्हारे साथ दफन होंगे। दुआनू पोजुन, एक दिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। हम 8 महान मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ हैं। तुम्हारे पास अभी भी भागने का रास्ता ढूंढना ही होगा। आध्यात्मिक शक्ति को निगल रहा है। यह तो दुर्लभ दृश्य है। क्या यह मेरा भ्रम है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यह लड़का क्या चाल चल रहा है? रक्त संबंधी आत्मा भक्षण शक्ति। बस डटे रहो, तो मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। लड़ते लड़ते और मजबूत हो जाऊंगा। वो हमारी आत्मिक शक्ति निगल रहा है। दिलचस्प है। यह आत्मा भक्षक रक्तपंच है। इतने सारे लोग डर क्यों रहे हैं? वो पहले ही घायल हो चुका है। उसे मार डालो। आगे बढ़ो। हट जाओ, इस लड़के ने हवा और आग दोनों शक्तियां समझ ली हैं। वे एक दूसरे का पूरक हैं। इसे कम मत समझो। कहां भाग रहे हो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ताकत नहीं बची। क्या सच में सब खत्म हो गया? महादानव हथेली कौन है? कितना मजेदार पागल है। मुझे पसंद है। अब शुरू करो, मेरी अनुमति के बिना। कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। ये जंगली लड़की कहां से आई? बेवजह दखल मत दो। बदसूरत और बातूनी बूढ़ा आदमी कितना घृणित है। क्या तुम हमें नहीं पहचानते? वेन को जानना कैसा रहा? बोरिंग लोगों को मार डालो बस। ये लड़की बस 20 साल की लगती है। ये लड़की बस 30 साल की लगती है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। बेटी, वे सभी ग्रैंड मार्शल स्टेज 6 से ऊपर हैं। तुम लोगों से निपटने के लिए अभी मुझे खुद हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। वही काफी है। तुम सब आज मरने वाले हो। ये लड़का क्या कर रहा है? इस गंभीर समय में वो यही प्रशिक्षण ले रहा है।
आशा है तुम इन बेकार लोगों की तरह नहीं होगा। मेरा मन नहीं भरा और तुम मर गए। क्या बेकार लोग हैं, फिर भी मुझे खुद ही काम करना पड़ता है। यह क्या हो रहा है? इस लड़के ने मुझ पर इतना दबाव डाला है। बहुत बढ़िया। महिला, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। लेकिन अब मैं शायद उसके साथ केवल एक ही लड़ सकता हूं। मछली मर जाएगी और जाल टूट जाएगा। कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छा किया है। अब आगे मुझ पर छोड़ दो। महादैत्य हथेली। महादैत्य हथेली। इस छोटी लड़की की क्षमता वो जोम राज्य के आसपास ही है, लेकिन यह मार्शल आर्ट दिव्य स्तर की है। अभी मेरे शरीर पर चोटें हैं, हम लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। लूमिंग, मैं एक दिन तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महिला, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। वो लोगों को लेकर हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा नहीं होगा। हालांकि मुझे उनके आने का डर नहीं है, लेकिन बूढ़े से लड़ना बहुत दबाव है। चलो चलें। अरे लड़की, कोई आओ। कुलपति, 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय के प्रमुख को दो। क्यों भूयान का संदेश है। बस कहना कि मैं द्वानमु पोजन हूं। मैं अपने द्वानमु परिवार की सब कुछ भेंट करने को तैयार हूं। बस के मुखिया मेरी ओर से लूमिंग को मार डालें। लू परिवार और जुबनयान तलवार संप्रदाय का सफाया कर दें। अभी तक नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है? शीन्यान किंग। अरे नौजवान, अब आगे तुम कहां जा रहे हो? वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा चल सकती हूं। अरे क्या? तुम अरे क्या कर रहे हो? सवाल का जवाब दो। तुम्हारी जान तो मैंने बचाई है। मुझे तुम्हें संभाल कर रखना है ताकि भाग ना सको। मैं मैं जा रहा हूं। ली री हुआन दो। टीकेटी एक। ये कितना सुंदर है। हाँ सच में। देखो, एक नजर देखो। मुझे यही चाहिए। देखो, एक नजर देखो। सस्ते में बिक रहा है। ये लिए शहर वाकई भव्य है। तुम इतने अनजान कैसे हो? ये तो शानदार है। अब से मेरे साथ रहना। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अच्छा, पर एक बात पूछूं, तुम यहां राजधानी क्यों आए हो? मेरे पिता को ढूंढने। पिछले 10 दिनों से। अब तक की क्षमता केवल महान योद्धा छठे स्तर की है। लगता है आगे कुछ दिव्य औषधियों की तलाश करनी होगी, या फिर दुर्लभ आकाशीय खजाने चाहिए होंगे। आज स्टार पैलेस में पंजीकरण का दिन है। खाना खाकर हम वहां चलते हैं। हाँ। अरे पानी लाओ। देखते ही पता चलता है ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। क्या खा रहे हो तुम? अरे चिंता मत करो, मेरा इलाज है। तुम जो चाहो वही खाना चुनो। तो तुम्हारी दुकान के सभी स्पेशल ले आओ, और 10 पराठे ले आओ। अरे रुको, क्या तुम खा सकते हो? वैसे भी तुम इनवाइट कर रहे हो, और तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। ठीक है, उसी के कहने के अनुसार करते हैं। हाँ जाओ। माफ करना, अब हमारे घर में खाने के लिए पहले पैसे देने होंगे, बाद में परोसना। होटल में पहले खाना खाते हैं फिर पैसे देते हैं, यही तो नियम है। तुम दोनों की यह फटेहाल हालत देखकर मुझे डर है कि खाना खाने के बाद तुम पैसे नहीं दोगे और फिर भाग जाओगे। तो अब क्या करें? यह क्या मामला है?
क्या तुम्हारी आंखें कुत्ते जैसी हैं? तुम्हारी इन घटिया सब्जियों की बात ही मत करो। ये तुम्हारी ही दुकान है। मुझे ये चाहिए। मैं इसे अभी ले सकती हूँ। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरी बात सही निकली। गुस्से में आ गए। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। तुम अपने रेस्तरां के सभी व्यंजन परोस दो, नहीं तो वो तुम्हारा होटल तोड़ देगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। दोनों महानुभाव, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपका अपमान किया। आप दोनों बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। मैं तुरंत दोनों महानुभावों के लिए सबसे उत्तम शराब और व्यंजन लाता हूं। दोनों महानुभाव चाय पिए, चाय पिए। पहले चाय पीजिए। अरे ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी पीटूंगी। वाकई दिल से दे रहे हो? दिल से नहीं दे रहा। अब तुम्हारी जान मेरी है। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। अरे खाना आ गया। सारे व्यंजन परोस दिए गए हैं। महोदय धीरे धीरे आनंद लें। अरे एक बार चक्कर देखो। मुझे चखने दो। ये लियरस की राजधानी का खाना है। होश आ गया है। मुझे खाना खाना है। चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो? ये सीट हमारे युवराज ने पसंद की है। अपना सामान लेकर तुरंत भागो जाओ। तुम हो, तुम हो, तुम जानते हो, शिफोंग तलवार संप्रदाय के पहले श्रीनिवान तलवार संप्रदाय गया था और दुआनू परिवार से मिला हुआ है। अरे ये तो श्रीनिवान तलवार संप्रदाय से निकाला हुआ कचरा है। लगता है दुआनू परिवार भी बेकार लोगों का झुंड है। तुम अब तक जीवित हो। लगता है उसे अभी पता नहीं है दुआनू पोजुन की हार की बात। 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय भी क्या कर लेगा? दिन दहाड़े भी तो राजकीय कानून मानना होगा। मेरी सलाह है कि तुम तुरंत चले जाओ। हमारे खाने में विलंब मत करो। मैं सिर्फ 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय की शिष्य नहीं हूं। मैं अभी भी राजकुमार हुआ जी का विश्वसनीय सहायक हूं। राजकुमार हुआ जी, वो तो वर्तमान जैन ट्यानवान का इकलौता पुत्र है। यहां तक कि शाही राजधानी में भी उसकी बात का कोई विरोध नहीं करता। समझे? मैं तो बहुत डर गया। अगर हम नहीं जाते तो क्या होगा? यह मोटू बाबा की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर तुमने मेरा अच्छे से साथ दिया तो मोटू बाबा तुम्हें माफ कर देगा। अगर अच्छे से साथ नहीं दिया तो मैं इस लड़के को अधमरा कर दूंगा और दुआनू परिवार के पास फेंक दूंगा। मोटू भाई का अपमान करने की हिम्मत। लगता है तुम लोगों की जान बहुत लंबी हो गई है। अच्छा तुम लोग इस मर्द के हाथ पैर तोड़ दो। औरत को मेरा मन भर जाने के बाद कोठे पर फेंक देना। तुम्हारा 10 दिशाओं वाला तलवार संप्रदाय हमेशा मार खाने वाले ही क्यों होते हो? ओए छोटी लड़की, तू तो कुछ खास है, लेकिन इस महान युवक की तुलना में तुम बहुत पीछे हो। आओ इस महान युवक को तुम्हारी अच्छे से देखभाल करने दो। तुम जैसे प्यारे मेदक, चेहरे पर चर्बी चमकता मोटा आदमी, आज ये युवती तुम्हें इतना पीटेगी कि तुम्हारी मां भी तुम्हें न पहचान सके। हे प्यारे बच्चे, तुम खुद मौत को बुलावा दे रहे हो, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। दिखावा करते रहो। मैं तुम्हें दिखावा करने दूंगा। मेरा भाग्य कहाँ है? तुम क्या कर रहे हो? प्यारी सी, तुम मेरे खत्म करने का इंतजार करो। मैं तुम्हें चलाने दूंगा। शराब पिलाने का काम है ना? छोटे राजकुमार है ना? मारूंगा तुझे, मारूंगा मारूंगा। मजा आ गया। मैं नहीं खाऊंगा। क्या मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना था? मैं नहीं खाऊंगा। मुंह खोलो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं। राजा स्त्रीय 7वीं पीढ़ी का रक्त, मार्शल मास्टर या उससे भी ऊपर तक प्रशिक्षित, इस स्वभाव के साथ ये तो पूरी राक्षसी है। राजकुमार हुआ जी, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक आया तो एक को मारूंगा, दो आए तो दोनों को मारूंगा। बचाओ, भागो।
भागो और तेज भागो। हटो, सब मेरे रास्ते से हट जाओ। रास्ते में मत खड़े रहो। राजकुमार हुआ जी, जल्दी हट जाओ। अब क्यों नहीं भागते? भागो। देखते हैं अब कहां भागते हो। मां। छोटे मुंह। राजकुमार नहीं। छोटे मुंह मत करो। राजकुमार ऐसा मत करो। मां। मेरी बेटी को कौन बचाएगा? मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बेटी को कौन बचाएगा? क्या तुम सबने देख लिया? मेरे रास्ते में आने वाला मरने के लायक है। मां। यह आदमी कौन है? कुशल तो हो ना? धन्यवाद दीदी। ये लड़की कहां से आई है? छोटे राजकुमार कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। छोटी मुंह अभी सिर्फ 4 साल की है, वो कुछ भी नहीं समझती। मैं तुमसे विनती करती हूं, ये तो जैन टियानवान का बेटा है। अगर उसका रास्ता रोका तो पूरे परिवार को बलि चढ़ना पड़ेगा। मां। बस इतना ही क्या, उसकी पीठ पर तो 10 दिशाओं वाली तलवारों का समर्थन है। कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। आज तुम चाहे सिर फोड़ लो, कोई फायदा नहीं, साथ मरते हैं। मां। चिल्लाओ, मेरे लिए चिल्लाओ। की चीज, जल्दी से मर जाओ, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मां। ताकत के बल पर दूसरों को सताना। नीचे उतरो। बाहर से आया गवार कुत्ता, पता नहीं मैं कौन हूं, है ना? मुझे घोड़े से नीचे खींचने की हिम्मत, मौत को दावत दे रहा है। छोटे राजकुमार, ये कमीना। राजकुमार हुआ जी, मैंने कहा मैं आपका आदमी हूं, उसने मुझे इस हालत में पीट डाला। राजकुमार हुआ जी, वे साफ तौर पर तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो मेरे पिता महाराज जैनतियान हैं? मुझे क्या परवाह तुम कौन से राजकुमार हो या कौन से महाराज। ताकत के बल पर दबाना। चेनजियोंग, रुको। हाथ पैर तोड़ दो और सारी हड्डियां चकनाचूर कर दो, धूल की खाल बना दो। जल्दी भागो, जल्दी भागो, मुसीबत है, जल्दी भागो, जल्दी भागो। चेनजियोंग चौथे स्तर का महान मार्शल आर्टिस्ट है, उसने अनगिनत लोगों को मार डाला है। तरीका कितना क्रूर है, इस जवान पर तरस आता है। अच्छे दिल के कारण जान गवा बेटा। 6 गुरुत्वाकर्षण वाला योद्धा, कोई आश्चर्य नहीं कि इतना अहंकारी है, लेकिन अफसोस की बात है। तो मैं इंतजार करूंगा। रुको, ज्योतिष भवन पंजीकरण शुरू हो गया है। दरवाजे पर उपद्रव करने वाला, तुरंत सिर कलम करो। कौन है? यह प्रभाव निश्चित रूप से मार्शल क्लास मास्टर का है। इस लड़के का मेरे साथ पुराना बैर है, मैं इसे नष्ट करके रहूंगा। तुरंत यहां से चले जाओ। जियांग जिंग मंदिर के नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, तुम भी। कोई अपवाद नहीं हो सकते। चलो हम चलते हैं, तुम लोग मेरा इंतजार करो। लड़के आज तुम भाग्यशाली हो, लेकिन अगर तुम जियांग जिंग मंदिर में आना चाहते हो, मैं तुम्हें जीवन भर पछताऊंगा। आओ तो फिर लौटकर मत जाना। माफ कीजिए, मैं जनरल स्टार हॉल में जरूर जाऊंगा। अभी हुआ जी हुआ जी ने उपद्रव किया, क्या किसी ने हस्तक्षेप किया? हाँ, एक है, प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाला एक बाहरी युवक। क्या देखने चलते हैं? हाल ही में शिफोंग तलवार संप्रदाय हलचल कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द एक सहायक की तलाश करनी है। ऐसा व्यक्ति जिसका किसी भी गुट से कोई संबंध न हो। आशा है कि इन लोगों में कोई उपयुक्त व्यक्ति होगा। शारीरिक परीक्षण शुरू। चमक गया, चमक गया। वाह, 3 दाने। इतनी प्रतिभा तो परीक्षा पास कर सकती है। अगला लूमिंग।
लूमिंग, शर्मिंदा मत करना। जल्दी देखो, एक और ऊपर गया। अरे, मुझे लगता है उसकी प्रतिभा सामान्य है, वो कभी सफल नहीं होगा। अपना हाथ उस पर रखो। रक्त शक्ति को एकाग्र करो। वाह, निगम्मा। बुरा देखा था, इतना बुरा नहीं देखा था। अरे हाँ, बिल्कुल हाँ। अरे फिर से जल गया। 3 हो गए। बस 3 ही तो हैं। रुको, कुछ गड़बड़ है। लगता है वो अभी रुकने वाला नहीं है। 5वां स्तर रक्तपंच। क्या ये सीधे बाहरी परिसर में प्रवेश नहीं पा सकता? कोई आश्चर्य नहीं कि यह युवक राजकुमार हुआ जी के विरुद्ध खड़ा होने का साहस रखता है। महाराजा जैन के समक्ष सभी केवल चीटियां हैं। यहां तक कि यदि वो जनरल स्टार हॉल में प्रवेश कर भी जाए, राजकुमार उसे कभी माफ नहीं करेगा। क्या और भी है? अरे छठी श्रेणी रक्त। ये तो दिलचस्प है। लूमिंग, तुम किस संप्रदाय से हो? मैं तो बस एक स्वतंत्र साधक हूं, कोई संप्रदाय नहीं। केवल प्रतिभा से छठी श्रेणी रक्त प्राप्त किया। ये बालक अवश्य ही महान बनेगा। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। अब शस्त्र परीक्षा के लिए प्रशिक्षण मैदान में जाओ। छोटे राजकुमार, मैं उससे मिलता हूं। मल्लयुद्ध परीक्षा आरंभ। लूमिंग, तुम सच में आ गए। मैंने कहा था, एक बार आ गए तो जाने का सोचना भी मत। मैंने भी यही कहा था। लूमिंग, टेस्ट शुरू करो। यह मेरी तलवार है। इसने 3 8वें स्तर के ग्रैंड मास्टर्स को काट डाला है। आज मैं इससे तुम्हें मारूंगा। तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए। सिर्फ 3 ही। तुम्हें इसका बखान करने में शर्म नहीं आती? बड़ी बड़ी बातें करते हो। सिर्फ 3 लोग ही क्या हुआ? मेरे ख्याल से तो एक माहिर योद्धा भी तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा। हुआ चाहिए, कैसे आ गया? मैं तुम्हारी नसें काट दूंगा ताकि तुम हिल भी न सको। फिर देखते हैं कैसे घमंड करते हो। लोचन 9 तलवारें। लोचन 9 तलवारें एक मध्यम स्तरीय तलवारबाजी है। कहा जाता है चेंजिंग पहले ही तलवार और मन को एक कर चुका है। 7वें स्तर के महान योद्धा के कौशल के सहारे वो पहाड़ तोड़ और धरती फाड़ सकता है। छोकरे, इतनी आसानी से मर जाना तुम्हारे लिए बहुत सस्ता सौदा है। गैंग हुआ भाला मंत्र। कवच भेदी। यह असंभव है। लू मिंग ने अंतराल पार कर लिया। एक ही प्रहार में महान योद्धा 7वें स्तर चेन जियोंग को मार गिराया। मैंने कहा था सिर्फ 3 है। कहने में भी शर्म आती है। रुको, मेरे आदमी को मारकर भागने की सोच रहे हो? चेन जियोंग ने पहले हमला किया था। वो मुझे 103 टुकड़ों में काटना चाहता था। अब मैंने उसे ही मार डाला। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। आज मैं तुमसे जरूर जान का बदला लूंगा। साफ तो तुमने धौंस जमाई, फिर भी झूठा सम्मान बचाने पर तुले हो। बड़ों ने यह नहीं कहा कि जान नहीं लेनी चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। वो खुद और चेन जियोंग ने मारा तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने चेन जियोंग को मारा तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये छोटा राजकुमार सचमुच बहुत जालिम है। बहुत ज्यादा जालिम। बिल्कुल सही कहा। हम इतने लोगों ने यह अराजकता देखी है। हत्या का बदला हत्या से लेना स्वाभाविक है। तुमने अपने जीवन में इतने निर्दोष लोगों को मारा है।
क्या तुम्हारे पास इतनी जाने हैं कि उनका बदला चुका सको? तुम उनकी बात कर रहे हो? छोटे प्यारों की मदद करना, बस बोलने वाले प्यारे छोटे जीव। मेरी तलवार से मरना उनका सौभाग्य था। आज इस मंच पर कौन इस कमीने को मार सकता है? मैं 1000 सोने के सिक्कों का वादा करता हूं, 100 रहस्यमय गोलियां और पदोन्नति भी। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तुम सब एक साथ आओ। यह उसने खुद कहा है। सब लोग उस पर हमला करो। उसके शरीर पर एक घाव के लिए मैं एक दिव्य औषधि पात्र दूंगा। एक कट के लिए मैं उसे इनाम दूंगा। मार डालो। बस तुम लोग, लालची कुत्तों और सोरों से भी बदतर। मुझे बंदूक की भी जरूरत नहीं। राजकुमारी, अगर वो सचमुच एक 10 का सामना कर सकता है, वही सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। अगर वो सिर्फ मुक्केबाजी के दम पर घमंडी बन जाता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, तो यह उसकी अपनी मौत को बुलावा है। उसे सबक सिखाओ। ये कैसे संभव है? वो कितना शक्तिशाली है? ये तो ठीक है। अरे वाह, कमाल कर दिया। कितने बेकार लोग हैं। क्या अभी तक नतीजे नहीं सुनाएंगे? इतनी तेज धूप है, मैं तो बिल्कुल थक गया हूं। लूमिंग, आज की बात मैं याद रखूंगा। तुम जिंदा रह सको तो जनरल स्टार हॉल से बाहर निकलकर दिखाओ। मैं हुआ नाम नहीं रखूंगा। मैं घोषणा करता हूं, वो स्कूल परीक्षा में प्रथम स्थान, लूमिंग। ये जियांग जिंगबियान है और यह शिष्यों का छात्रावास है। क्या नर और मादा शिष्य अलग रहते हैं? क्या साथी एक साथ नहीं रह सकते? साथी का क्या उपयोग है? लेकिन हमारे यहाँ के छात्रों में बहुत से जोड़े होते हैं। क्यों क्यों? हम तो अभी अभी मिले हैं। अभी ऐसी बातें सोचना ठीक नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। माफ करो, माफ करो। तुम कब आए? माफ कीजिए, कृपया लुशाओ मेरे साथ किसी से मिलने चलें। लूमिंग, मैं आशा करता हूं कि तुम मेरा सहारा बन सकोगे। राजकुमारी महारानी, व्यक्ति ले आया हूं। सूर्य साम्राज्य की राजकुमारी मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? राजकुमारी, मैं लूमिंग आपको प्रणाम करता हूं। कृपया बैठिए। पता नहीं। राजकुमारी, आपने मुझे जैसे एक साधारण साधक को क्यों बुलाया? क्या महत्वपूर्ण कार्य है? मेरी जानकारी के अनुसार दुआनू परिवार ने शिफॉन तलवार संप्रदाय से गुप्त समझौता कर लिया है और अपना सब कुछ झोंक दिया है। लू परिवार और जुवनयान तलवार संप्रदाय को भी उसके साथ दफन कर दो। आज तुमने हुआ जी से भी दुश्मनी मोल ले ली है। उसके पिता है महान राजा जैन। वे पहले से ही शिफॉन तलवार संप्रदाय के साथ मिले हुए हैं। वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। भले ही शिफॉन तलवार संप्रदाय मेरे पास ना आए, मैं खुद उनके पास जाऊंगा। और महान राजा जैन के बारे में तो राजपरिवार का सदस्य होकर भी अपने बेटे को आम लोगों पर अत्याचार करने दे रहे हैं, तो सम्राट क्यों नहीं रोकते? सम्राट भी तो इंसान है। हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। राजकुमार जैन सेना के अधिकारी हैं। वे पहले ही कियानफोन तलवार संप्रदाय के प्रमुख क्यू वुयांग के साथ मिल चुके हैं और पिता द्वारा स्थापित जियांगलेक्सी मंदिर सिर्फ संतुलन बनाए रखने के लिए है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें बुलाया है। राजकुमारी वास्तव में क्या कहना चाहती हैं? तुम्हारी वर्तमान स्थिति कितनी खतरनाक है? लू परिवार और जेन्युइन तलवार संप्रदाय का खतरा, सूर्य साम्राज्य के शाही परिवार का खतरा। आखिरकार ये सब दशदिशा तलवार संप्रदाय की वजह से हुआ है और तुम्हारे पिता की वजह से। तुम्हें मेरे पिता के बारे में पता है? अगर
हम मिलकर दशदिशा तलवार संप्रदाय को नष्ट कर सकते हैं। तो न सिर्फ अभी के सारे सवाल हल हो जाएंगे बल्कि तुम अपने पिता को भी बचा सकते हो। यदि राजकुमारी महारानी मुझे शिफोंग जियान पाई के तहखाने का स्थान दे सकती हैं, तो मैं राजकुमारी महारानी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। क्या तुम राजकुमारी से शर्तें मोल भाव कर रहे हो? कोई समस्या नहीं है। एक महीने बाद मैं तुम्हें तहखाने की सटीक जानकारी दूंगा, लेकिन एक महीने में तुम्हें जल्द से जल्द अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। बेहतर होगा वुज़ोंग जिंग तक पहुंच जाओ। क्यों 1 महीना है? क्योंकि 1 महीने बाद सम्राट का जन्मदिन है। शिफोंग जियान पार्टी और जैन टियानवांग जरूर कोई कार्रवाई करेंगे। हमें इस दौरान तैयार रहना चाहिए। जल्दी से ताकत जमा करो। अगर राजकुमारी महारानी मुहैया करा सकती हैं मुझे कुछ दुर्लभ खजाने, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। 3 दिन बाद हर 5 साल में खुलने वाला खूनी चीटी रहस्यलोक खुल जाएगा। वहां अनगिनत दिव्य खजाने और अवसर हैं। मास्टर वो आपको ले जाएंगे। उस समय यह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। आप जियांगेक्सी गेम में शामिल हुए सिर्फ ब्लड एंड सीक्रेट गेम जाने के लिए। वहां बहुत खतरा है, वापस आना मुश्किल होगा। मौका और खतरा हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर दुर्लभ खजाना इतनी आसानी से मिल जाता तो क्या हर कोई महान योद्धा बन जाता? अच्छे दिल को बुरा समझ लिया तो जाओ। मैं तुम्हारा शव संभालने नहीं आऊंगी। प्रिया, मैंने तुम्हें धन्यवाद भी नहीं कहा। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं भी ली रिहुआन को नहीं पहुंच पाता। तुम मुझे क्या इनाम दोगे? क्या हुआ? यह नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? नहीं। ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे है? बात योग्य होने की नहीं है। बस मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई मिस को कैसे नहीं चाह सकता? निश्चित तुम्हारी ही गलती है। मैं तुमसे नहीं खेलूंगी। ये लो, इनाम समझो। पांच साल में एक बार खुलने वाला रक्त चीटी रहस्य स्थल अब खुलने वाला है। मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा। पहली बात, इस रहस्य स्थल में मिलने वाली दुर्लभ वस्तुएं आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन रक्त चीटी के अंडे राजपरिवार को सौंपना होगा। राजपरिवार भी सबको उचित लहू रसायन देगा। लहू रसायन वो तो शक्ति और अभ्यास की गति बढ़ाता है, अमूल्य और दुर्लभ है। दूसरी बात, रहस्यमय स्थान में प्रवेश के बाद पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दो। रहस्यमय स्थान में एक अराजक राक्षसी जीव है, खून का भूत, इंसानों के बराबर। वो जोन राजा का योद्धा, चारों ओर खून का कोहरा, दुश्मन को सुन्न भी कर सकता है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब रही और तुमने सामना कर लिया तो बस एक शब्द याद रखना, भागो। सुना है पहले एक टीम महान मार्शल के 9वें स्तर के शीर्ष शिष्य खूनी राक्षस का सामना हुआ, आखिरकार एक भी जीवित नहीं बचा। मैं तीसरी बात फिर से कहता हूं, हर साल 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय के शिष्य कत्लेआम करते हैं, चाहे वो दानव जानवर हो या अन्य संप्रदायों के शिष्य। समझ गए? ये सच में है या झूठ? इतनी कठोर बातें मत कहो। ये दुनिया तो हमेशा से ही शक्तिशाली की है, केवल ताकतवर ही जीने का हक रखते हैं। क्या हुआ जी, शाही परिवार से नहीं है? फिर यह रहस्यमय स्थान पर कैसे आए? लड़के, इस बार मैं खुद इस रहस्यमय स्थान में आया हूं। मैं तुम्हें जीवित नहीं जाने दूंगा। मुझसे ऐसी बात कहने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। क्या बहुत से लोग? मेरी नजर में वे सब बेकार हैं। एक भी मेरी बात का जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। शिष्य भाई सही कह रहे हैं। पिछले साल जियांगजिंग मंदिर से रहस्यमय स्थान में प्रवेश करने वाले शिष्य 10 में से एक भी नहीं बचा। सब बेकार हैं।
ये साफ उकसावा है। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूं। रहस्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मौके मिलेंगे। 10 दिशा तलवार संप्रदाय के शिष्य सुनो। इस बार कोई हत्या प्रतिबंध नहीं। रहस्य क्षेत्र को खून से रंग दो। उसकी पूरी ताकत से मुठभेड़ होगी। उसे मारना ही होगा। 100 बक्से दवाइयां इनाम में मिलेंगी। सोने के 10,000 सिक्के भी। लगता है 10 दिशाओं वाली तलवारों वाले सभी तुम्हें मारना चाहते हैं। उन लोगों की शक्ति का स्तर सभी महान योद्धा के 8वें स्तर से ऊपर है। कुछ तो योद्धा सम्राट के दायरे पर पहुंच चुके हैं। हमें भी जल्द से जल्द मार्शल आर्ट मास्टर बनना होगा। हाँ, आशा है कि गुप्त स्थान में पर्याप्त होगा। दिव्य औषधियां और खजाने। ये ब्लड रिफाइनिंग पिल की तरह ही ब्लड रिफाइनिंग क्रिस्टल है। इसीलिए तो शिफॉन शॉर्ट सेट हमेशा गुप्त स्थान में लोगों को मारता है। लगता है ये जगह जल्द ही नरक बन जाएगी। चलो चलें। हाँ, तुम दोनों कहां जा रहे हो? ये तो मैंने सोचा नहीं था। यह अकल्पित धन सीधे मेरे पास आ गया। उस मोटे ने पिछली बार तुम्हें लगभग मार ही डाला था। तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। इस बार मैंने इतने सारे लोग लाए हैं। हारना तो बहुत मुश्किल है। मोटू भैया, ये लड़का और लड़की हम पर छोड़ दो। बांधने के बाद आप जैसा चाहें वैसा करें। बहुत अच्छा। अब तो तुम मर के रहोगे। जान बच गई। छोटी शैतानी लड़की को परेशान करने की हिम्मत करते हो। उसका खात्मा तय है। बहुत अच्छा। मैं तो बस तुम्हारी गोद में मरना चाहती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आ गया। महान दैत्य हथेली। मेरी जान। आगे बढ़ो, उन्हें खत्म कर दो। महादैत्य हथेली। पास मत आओ, तुम पास मत आओ। तुम पास मत आओ। कृपया मुझे क्षमा कर दो। अभी कौन कह रहा था कि मेरी नसें और खाल निकाल देगा? क्या तुम थे? अरे नहीं, मैं नहीं था। नहीं थी मैं, दादी जी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। बस छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैंने तुमसे मजाक किया था। अरे तुम धोखेबाज हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये 4 बेकार लोग 12 रक्त शोधन क्रिस्टल बन सकते हैं। सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूं। यहां आसपास किसी दिव्य औषधि की गंध आ रही है। यहां आसपास किसी दिव्य औषधि की गंध आ रही है। सच में या झूठ? तुम्हारी नाक इतनी तेज है? अरे मैंने आगे एक गुप्त कमरा देखा है। अंदर जियोलिंग फल है। जियोलिंग फल। रास्ता दिखाओ। ये सच में जियोलिंग फल है। कहते हैं जियोलिंग हड्डी से महान मार्शल स्तर के व्यक्ति की एक छोटा स्तर सीमा पार कर सकते हैं। यहां तक कि मार्शल सम्राट शक्तिशाली भी ले तो भी बहुत संभावना है सीमा पार करने की। इतनी अच्छी चीज तुमने क्यों नहीं ली? मैं उसने तोड़ लिया। हम तुम्हें कैसे लाए इस गुप्त कमरे में? तुम हो। माफ करना। वे कहते हैं तुम लोगों को न लाया तो मुझे मार डालेंगे। खून का क्रिस्टल मेरा है। जियोलिंग फल मेरा है। तुम्हारी जान। समझ नहीं आता। तुम जैसे कचरे को संघ के लिए भी यह उचित है शिकार आदेश जारी करना। दुआनु पोजुन खुद तुम्हें मारेगा। यह आसान नहीं होगा। मैंने तुमसे भी अधिक अहंकारी लोग देखे हैं। जितना अधिक अहंकार उतना ही बुरा अंत। अहंकार पूंजी के कारण होता है। जल की शक्ति को समझने वाला मैं आज तुम्हें मृत्यु देगा या फिर मैं तुम्हें नरक भेज दूं उन निर्दोष शिष्यों के साथ दफन होने के लिए।
जियोलिंग फल पक गया है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी खूबसूरती को छुपाकर जीने पर मजबूर है। अपनी मां की दुखद किस्मत देखकर वह जानती है कि महल की सुंदरता अक्सर मुसीबत बन जाती है। इसलिए वह जानबूझकर अपने चेहरे को बदसूरत बना लेती है ताकि सत्ता और वासना से भरे राजदरबार में खुद को सुरक्षित रख सके। लेकिन जब राजकुमार उसकी असली सूरत देख लेता है, तभी से किस्मत एक नया मोड़ लेती है। जानबूझकर चेहरे पर लगे काले धब्बे पोंछ दिए। राजकुमार ने यह दृश्य देखा और तुरंत आग बबूला हो गया। उसने लड़की पर चिल्लाया कि तुम इतनी सुंदर हो, बदसूरत क्यों बनती हो? मैं आपकी छोटी पत्नी हूं। मैं शादी की रात निभाना नहीं चाहती। चुन्मई नाटक कहती है, शेनवान जी, क्या तुम अपना दर्जा भूल गई हो? लड़की ने तुरंत डर जाने का नाटक किया। अपनी मां के बारे में बताया। उन दिनों सिर्फ इसलिए कि वो बहुत सुंदर थी। पिता ने उन्हें देखा और महल में ले आए, बाहरी पत्नी बना दिया। आखिरकार दुखद मौत हो गई। वो अपनी मां की तरह दुखद अंत नहीं चाहती थी, इसलिए जान बचाने के लिए बदसूरत बनने का तरीका सोचा, चुन्मई ने कहा। कहकर राजकुमार से महल में रहने की विनती की, मई ने कहा। कहकर राजकुमार से महल में रहने की विनती की। वो बस जीवित रहना चाहती है और कुछ नहीं। लड़की को बिलखते देखकर मेरा भी दिल पसीज गया। राजकुमार का पहले का कठोर हृदय धीरे धीरे नरम पड़ गया। लड़की ने देखा और कहा कि उसे कोई दर्जा नहीं चाहिए। चुन्मई ने कहा। लड़की ने देखा और कहा कि उसे कोई दर्जा नहीं चाहिए, बस रहने की एक जगह मिल जाए, बस। राजकुमार से स्वयं कहो, हम अलग बिस्तरों पर सोएंगे, सीमा नहीं लांघेंगे, चुन्मई ने कहा। राजकुमार ने यह सब सुना। अंत में उसने सिर हिलाकर लड़की को महल में रहने की अनुमति दी। उसे नहीं पता था कि लड़की ने ऐसा क्यों किया, केवल इसलिए क्योंकि वो पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में वो बहुत सुंदर थी। राजकुमारी ने उससे गहरी नफरत कर ली थी। चुन्मई ने नाटक कहा। राजकुमारी ने उसे गहरी नफरत से याद रखा। राजकुमारी ने न केवल उसका चेहरा बिगाड़ने के लिए लोगों को बुलाया, बल्कि उसे वेश्यालय में भी बेच दिया। उसे इतना कष्ट दिया गया कि अंत में अपमानित होकर उसकी मृत्यु हो गई। सौभाग्य से भगवान ने उस पर दया की और उसे दोबारा जीने का एक मौका दिया। इस जन्म में उसने प्रतिज्ञा की है कि वो अवश्य राजकुमारी को उसके पद से गिरा देगी। अपने भाग्य को पूरी तरह बदलने के लिए उस स्थान पर स्वयं बैठो। और बच्चा पैदा न कर सकने वाली राजकुमारी अपने वैध स्थान को बचाए रखने के लिए अपनी सौतेली बहनों में से एक को चुनने का इरादा है, ताकि वो उसके लिए बच्चा पैदा कर सके। महल में कई वर्षों से काम कर रही अनुभवी बुजुर्ग नौकरानी चुन्मई ने कहा कि उसने लड़की को एक नजर में पहचान लिया कि वो स्वाभाविक रूप से गर्भवती होने में आसान शरीर वाली है। बस उसे राजकुमार की सेवा में लगा दो, निश्चित ही उसे तुरंत एक लड़का हो जाएगा। राजकुमारी ने यह सुनते ही तुरंत लड़की को अपने सामने बुलाकर पूछताछ की। जब लड़की ने अपने चेहरे से पंखा हटाया और उसका बदसूरत साधारण चेहरा दिखाई दिया, राजकुमारी तुरंत खुशी से झूम उठी। शुक्र है कि तुम बदसूरत हो, वरना कौन सा मर्द, चुन्मई ने कहा, वरना कौन सा मर्द, वरना कौन सा मर्द तेरे इस मोहिनी शरीर को सह सके। फिर राजकुमारी ने लड़की को चेतावनी दी, महल में रहना सिर्फ उसके बच्चे जनने का जरिया है। अगर किसी गलत ख्याल की हिम्मत की तो उसे जीते जी मरवा दूंगी। लड़की ने डरते हुए कहा कि वो हिम्मत नहीं कर सकती। चुन्मई ने कहा कि राजकुमारी ने देखा कि लड़की इतनी समझदार है। उसी रात उसने लड़की के बारे में फैसला किया। चुन्मई ने कहा कि राजकुमार के कमरे में सेवा के लिए भेज दो। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने मुड़कर कदम बढ़ाए, लड़की के चेहरे पर डरपोक और कमजोर भाव अचानक बदल गए। घमंडी और अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाली राजकुमारी सपने में भी नहीं सोचा होगा ये दिखने में डरपोक और मामूली लड़की न केवल जन्म से ही गर्भधारण के लिए अनुकूल है, बल्कि एक लाजवाब सुंदर चेहरा भी छिपाए हुए है। रात होते ही राजकुमार कमरे में आते हैं और पहले लड़की को चेतावनी देते हैं कि वो कोई अवास्तविक उम्मीद न रखे। मेरे दिल में केवल राजकुमारी ही है। लेकिन लड़की यह कैसे स्वीकार कर सकती थी कि बच्चे को जन्म देने के बाद राजकुमारी द्वारा मार दी जाए। इसलिए उसने स्वयं राजकुमार के पास जाना शुरू किया। चुन्मई ने कहानी सुनाई और मुंह पर क्रीम लगाने का नाटक किया, जानबूझकर चेहरे के काले धब्बे मिटा दिए। तभी तो शुरुआत में राजकुमार का क्रोधित दृश्य हुआ। लड़की ने उल्टी चाल चली और राजकुमार के मन में अपनी अच्छी छवि छोड़ने में सफल रही। अगले दिन राजकुमार की आंख खुलते ही चुन्मई ने कहा। सामने का नजारा देखकर वो तुरंत चौंक गया। वो पूरी रात एक लड़की को गले लगाए सोया था। ठीक उसी पल वो लड़की भी जाग गई। राजकुमार ने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए कि वो लड़की पर मोहित हो चुका है, जानबूझकर गुस्से से उससे सवाल किया। चुन्मई कहती है कि क्या तुमने जानबूझकर उसकी गोद में खुद को डाला? मैंने नहीं किया। कल राजकुमार ने मुझे खुद अपनी बाहों में भरा था, अभी अभी। वो भी राजकुमार ही थे। चुन्मई कहती है, बस करो। राजकुमार मरते दम तक कबूल नहीं करेंगे। वो लड़की के प्रति अपना दिल खो चुका था। उसने जल्दी से कपड़े पहने और घबराहट में कमरे से भाग गया। राजकुमार के घबराकर भागने की प्रतिक्रिया देखकर चुन्मई ने कहा, लड़की को अपनी योजना का पूरा एहसास था। आधी सफलता तो मिल ही गई थी। फिर उसने जानबूझकर खुद को संवारा और अपना असली रूप दिखाया।
चाय लेकर राजकुमारी को चाय अर्पित करने जा रही हूं। जैसे ही राजकुमारी ने लड़की का असली चेहरा देखा, तुरंत आग बबूला हो गई। तुम्हारे चेहरे के काले धब्बे कहाँ हैं? बहन जी, चुन्नी कहती है कि कल रात राजकुमार ने मेरे लिए एक महान वैद्य बुलाया था। कुछ गोलियां खाने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह ठीक हो गया। राजकुमारी ने देखा कि लड़की उसके सामने चाल चलकर उसे धोखा दे रही है। वो इतनी गुस्से में आ गई कि तुरंत लड़की का चेहरा फोड़ने का आदेश दे दिया। चुन्नी ने कहा, लड़की तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपने हाथ की उबलती चाय सीधे राजकुमारी के हाथ पर फेंक दी। सीधे राजकुमारी के हाथों पर उड़ेल दिया। चुन्नी ने कहा, क्योंकि उसने पहले ही आंख के कोने से देख लिया था। राजकुमार का निजी अंगरक्षक दरवाजे के बाहर खड़ा देख रहा था। अंगरक्षक ने यह दृश्य देखा, तुरंत दौड़कर राजकुमार को सूचना दी। राजकुमार ने सोचा कि लड़की ने जानबूझकर उसकी प्यारी राजकुमारी को जला दिया। बेहद घबराकर वह तेजी से वहां पहुंचा। इस समय राजकुमारी गुस्से में अंधी हो चुकी थी। उसने सीधे आदेश दिया कि लड़की के कपड़े फाड़कर आंगन में फेंक दो, सबके सामने अपमान करो। और उसने लड़की के हाथ पर जोर से कदम रखा, दिल की आग को बेतहाशा निकालते हुए। उसे पता नहीं था कि यही तो लड़की चाहती थी। शेन शुरोंग, तुम मासूम और निश्चिंत होने का नाटक करती हो, इसलिए पेई हुआ जिन तुम्हें पसंद करता है। लेकिन अगर उसने तुम्हारा सांप जैसा दिल भी देख लिया, तुम्हारा दोहरा चेहरा भी देख लिया। लेकिन राजकुमारी को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने नुकीले हथियार लाने का आदेश दिया ताकि लड़की का चेहरा सदा के लिए बर्बाद कर दिया जाए। ठीक उसी क्षण राजकुमार वहां पहुंच गया। नौकरानी तुरंत अपनी मालकिन का बचाव करने लगी। उसने कहा कि लड़की ने जानबूझकर राजकुमारी को जलाया था, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी था। राजकुमार ने राजकुमारी के हाथ पर जलन देखी। उसका दिल दुख से भर गया। उसने तुरंत सबसे अच्छी दवा लाने के लिए दवाखाने भेजा। उसने जानबूझकर बहुत कमजोर होने का नाटक किया। वो धीरे धीरे राजकुमार के सामने पहुंची और सिर झुकाकर क्षमा मांगी। राजकुमार के मुंह से एक शब्द निकलने से पहले ही उसने खुद को बिल्कुल निढाल होने का नाटक किया और सीधे राजकुमार की गोद में गिर गई। इस दौरान अनजाने में उसने वो हाथ दिखा दिया जो अभी अभी कुचलकर लाल और सूज गया था। ये दुर्बल और पीड़ित सी दशा, चुन्नी ने कहा, यह दुर्बल और पीड़ित सी दशा वाकई बहुत कारगर साबित हुआ। राजकुमार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि उनकी पत्नी वहीं खड़ी हैं। उन्होंने झुककर लड़की को गोद में उठा लिया और कमरे में चले गए। लड़की ने कहा कि इतने सालों में राजकुमार पहले इंसान हैं जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। लड़की की कमजोर और दुखी स्थिति ने राजकुमार के दिल में दया और करुणा भर दी। इस दृश्य ने राजकुमार के दिल में दया और करुणा भर दी। उसका दिल वाकई बहुत सीधा साधा है। अगर किसी दिन उसे महल से बाहर भेजा गया, चुन्नी ने कहा, तो उसके पास रहने की कोई जगह नहीं होगी। बाद में राजकुमार ने खुद लड़की को साथ ले जाने की पेशकश की। राजकुमारी के जन्मदिन के समारोह में भाग लेने के लिए लड़की ने बाहरी तौर पर ऐसा व्यवहार किया। बहुत खुश और बहुत आभारी, पर दिल में तो एक बड़ा नाटक तैयार था। राजकुमारी के जन्मदिन के भोज में उसे पूरी तरह से हराना था। और राजकुमारी भी बैठी नहीं थी। उसने जन्मदिन के दिन यह निश्चय किया कि लड़की को राजमहल से सदा के लिए निकाल देगी। इसलिए उसने एक कटोरी भेजी जिसमें मिलावट वाली सिल्वरवेयर मिठाई थी। लड़की को अच्छी तरह पता था कि राजकुमारी की मंशा ठीक नहीं है, फिर भी उसने योजना के अनुसार वो पे तुरंत पी लिया। वास्तव में कुछ ही देर बाद लड़की को चक्कर आने लगे और शरीर कमजोर पड़ गया। उसने राजकुमारी की नौकरानी को खुद को सहारा देकर ले जाने दिया, एक सुनसान कमरे में आराम करने के लिए। नौकरानी ने पहले से बनी योजना के अनुसार महल के सारथी को रिश्वत देकर खरीद लिया। लड़की की मर्यादा को अवश्य नष्ट करना होगा। ये करके नौकरानी तुरंत राजकुमार को बुलाने लौटी। राजकुमार को स्वयं यह नाटक देखने आना चाहिए। राजकुमार को दूर जाते देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और बोली। उसे लगा इस बार जीत निश्चित है, पर उसे पता नहीं था कि उसकी सारी योजना लड़की ने पहले ही समझ ली थी। जब राजकुमार जल्दी से पार्श्व कक्ष के पास पहुंचा, अचानक कमरे से आती हुई सुनी एक संघर्षपूर्ण चीख। चुन्नी ने कहा, एक संघर्षपूर्ण चीख? यह वानर की आवाज है। वानर? क्या तुम हो वानर? वानर? कहानी के अंत में वही लड़की जो कभी केवल जीवित रहने के लिए झूठा चेहरा पहनती थी, अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से पूरे महल की राजनीति को बदल देती है। राजकुमार भी उसकी सच्चाई और त्याग को समझने लगता है। चालाकी, भावनाओं और सत्ता के खेल से भरी यह कहानी आखिरकार सम्मान, सुरक्षा और सच्चे रिश्तों की जीत के साथ खत्म होती है और दर्शकों को गहरी संतुष्टि देकर जाती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी अचानक एक अनोखे मोड़ पर पहुंच जाती है। जिसे लोग हमेशा कमजोर समझते थे, वही एक दिन ऐसी शक्ति या अवसर हासिल कर लेता है जो उसे बिल्कुल अलग बना देता है।
अब हर कदम पर उसके सामने नए दुश्मन, नई चुनौतियां और बड़े फैसले खड़े हैं। साजिश और ताकत के इस खेल में उसकी असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। ओंगलिशी, एक युवक अचानक प्राचीन काल में पहुंच गया और उसके चाचा ने उसे एक विधवा से शादी करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि गांव की यह विधवा इतनी खूबसूरत होगी। 7 सुंदर महिलाओं को देखकर वह युवक समझ नहीं पा रहा था कि किसे चुने। जब वह इसी बारे में परेशान था, कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम भाभी से शादी कर लो, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। अंधे और बूढ़े से शादी से बचने के लिए लड़का उनकी प्रतिस्पर्धा का कारण बन गया। अचानक उसी समय एक सुंदर और आकर्षक महिला आई। लड़के की नजरों के सामने, जरा रास्ता दो, क्या तुम राजी हो? मैं यहां मुसीबत में फंसी हूं, पर मर जाऊंगी, शादी नहीं करूंगी। अरे इस जंगली आदमी, तुम जितना ऐसा करोगे मुझे उतना ही पसंद आएगा। इतनी सुंदरिया, लीजूबा। बच्चे ही चुनाव करते हैं, लीजूबा। आराम करो जूबा, ये आठों मुझे चाहिए। मत टालो जूबा, ये आठों मुझे चाहिए, ताकि उन्हें जीने का मौका मिले। नौजवान ने 8 महिलाओं को साथ ले लिया, लेकिन मुसीबत में फंसी महारानी, वह यहाँ रहने के लिए कैसे राजी हो सकती थी? जब वह रात में भागने का मौका ढूंढ रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक नौजवान से हो गई। हैरानी की बात यह है कि नौजवान ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे सूखा राशन का एक थैला दिया और उसे जाने दिया। नौजवान घर लौटा और 7 दुखी महिलाओं को देखा। उसने आज से फैसला किया, उन्हें खुशहाल जीवन देगा। ठीक जब नौजवान तैयार था उन्हें पेट भर खाना खिलाने के लिए, तो देखा घर का चावल का बर्तन खाली था। इस पल उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। अगर 8 लोगों का कर नहीं भर पाए, अगर 8 लोगों का मुखिया कर नहीं दे सकते, तो आराम से नाटक करो, उसे इसके लिए सिर काटने का पाप करना पड़ेगा। आराम से नाटक करो, उसे इसके लिए सिर काटने का पाप करना पड़ेगा। आराम से नाटक करो। ठीक जब वह इससे परेशान था, आराम से नाटक करो, तभी अचानक उसने तस्करी प्रणाली सक्रिय कर दी। मेजबान आधुनिक और प्राचीन सामानों की तस्करी कर सकता है। निपटान राशि प्रणाली के भीतर हो सकती है। सामान खरीदने के लिए चुन सकते हैं। लड़के के पास अब रीसेलिंग सिस्टम था। उसने तुरंत अपनी भूख मिटाने की सोची। उसने अपनी बची हुई बचत का इस्तेमाल किया और 50 किलो चावल व 10 किलो सुअर का मांस ले आया। जब पत्नियों ने उत्तम चावल देखे, वे सभी हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा भी न था कि अकाल के समय उन्हें चावल और सुअर का मांस मिल सकता है। बड़ी मालकिन के इंतजाम में सुअर के मांस और गोभी की एक कटोरी जल्दी ही खाने की मेज पर आ गई। 8 सदस्यों वाला पूरा परिवार बेसब्री से खाने पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में खाने का भरा कटोरा पूरी तरह खाली हो गया। बड़ी मालकिन ने सोने की व्यवस्था शुरू कर दी। लड़के ने इस तरह 1 महीने का अच्छा जीवन बिताया, लेकिन 8 लोगों के परिवार का खर्च छोटी रकम तो नहीं है। इसलिए उसने बीवियों के रोकने की परवाह नहीं की। उसे शहर में कमाई के अवसर तलाशने जाना पड़ा। आज मुझे शहर जाना है, कमाई के कुछ रास्ते ढूंढने, बस मुझे जाने दो। यह सोचा नहीं था। सिस्टम से उसने जो लाइटर खरीदा था, एक अमीर घराने के लड़के को पसंद आ गया। एक लाइटर 100 तांबे के सिक्कों में बिक गया। लड़का हाथ में नोट देखकर खुशी से झूम उठा। इस तरह उसके पास पर्याप्त पैसे हो गए ज्यादा खाना खरीदने के लिए। मैं इसे वापस कैसे ले जाऊं? काश कोई जगह होती जहां इसे रख सकते। सामान संग्रहित किया गया है, कभी भी निकाल सकते हैं, किसी भी समय निकाल सकते हैं। यह तो बहुत सुविधाजनक है, बिल्कुल मेरी मनचाही बात। लड़के को सिस्टम की मदद से वह एक समृद्ध और सुखी जीवन जी रहा था। उसकी पत्नियां भी पूरी तरह संतुष्ट थीं, लेकिन लगातार युद्धों के कारण आपदाग्रस्त लोग अभी भी दर्दनाक और असहनीय जीवन जी रहे थे। और वह महारानी जिसे उसने छोड़ दिया था, ने फिर से सत्ता संभाल ली। अब वह उस नौजवान के जिले में आ गई थी। मैं अभी भी आपदा राहत के बारे में चिंतित हूँ। मैं अभी भी आपदा राहत के बारे में चिंतित हूँ। मैं अभी भी आपदा राहत के बारे में चिंतित हूँ। कहानी के अंत तक वही युवक जो कभी नजरअंदाज किया जाता था, अपनी समझदारी और ताकत से सब कुछ अपने पक्ष में कर लेता है। उसके दुश्मन एक एक करके हार जाते हैं और जो लोग उसे कमजोर समझते थे, वही अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। संघर्ष और आत्मविश्वास से भरी यह कहानी हमें दिखाती है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।